दोस्तों, आप भी जीनियस बन सकते हो। आप भी एक बार पढ़कर उस बात को हमेशा के लिए याद रख सकते हो। सीरियसली कह रहा हूँ, बस ज़रूरत है आपको कुछ बहुत ही आसान चीज़ें जानने की। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे ना सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन को याद रख पाओगे, बल्कि नई स्किल्स भी तेज़ी से सीख पाओगे। 8 ऐसी धांसू टेक्निक्स बताने वाला हूँ कि मैं गारंटी देता हूँ कि ये आपका दिमाग हिला कर रख देंगे। इस वीडियो में मैंने कई बार लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी का जिक्र किया है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि काम कैसे करती है। जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो सबसे पहले हमारे ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जब भी ब्रेन को किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो वो सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसे ढूंढता है, उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप सोते हो तो आपका ब्रेन लास्ट 24 आवर्स में जमा की गई सारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज को धीरे धीरे अपने आप डिलीट कर देता है, और साथ ही जो मेमोरीज उसे इंपॉर्टेंट लगती हैं जो मेमोरीज उसे इंपॉर्टेंट लगती है वो उसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रजिस्टर करता जाता है, जिससे जब आपको उसकी ज़रूरत हो आपको वो याद रहे। यह होता है एक बेसिक लर्निंग का प्रोसेस। अब आओ वीडियो को शुरू करते हैं। तैयार हो तो कमेंट कर दो आई एम रेडी, क्योंकि ज़िंदगी बदलने वाली है दोस्त। नंबर 1, द एफर्ट रूल। साल 2014 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई, जहाँ उन्होंने एक क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को कहा गया कि उन्हें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सारे लेक्चर्स के नोट्स हाथों से बनाने हैं। वहीं सेकंड ग्रुप को कहा गया कि उन्हें टाइप करके नोट्स बनाने हैं। अब क्योंकि टाइप करके नोट्स बनाना काफ़ी आसान था, जिसमें एफर्ट कम लगते हैं, तो इससे हुआ ये कि सेकंड ग्रुप ने सेम टाइम में फर्स्ट ग्रुप से 2 गुना ज़्यादा नोट्स बनाए। लेकिन इस स्टडी का मकसद ये नहीं था कि कौन ज़्यादा नोट्स बनाता है, बल्कि ये था कि कौन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाता है। तो पता है चला कि हाथों से नोट्स बनाने वाला ग्रुप बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट ग्रुप ने नोट्स बनाने में सेकंड ग्रुप से ज़्यादा एफर्ट्स किए थे, और जिस वजह से उनके पास उस इन्फॉर्मेशन को अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस करने का ज़्यादा टाइम था। और किसी भी चीज़ को तेज़ी से सीखने का एक यही सीक्रेट है, आप जितना ज़्यादा जल्दी किसी भी इन्फॉर्मेशन को अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर पाओगे, आप उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें सीख सकोगे। और इसे करने के लिए आपको बस इन्फॉर्मेशन को सीखने में और ज़्यादा एफर्ट डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपने बुक का एक पेज पढ़ा और अगला पलटते ही आप भूल गए कि आपने पहला वाला पेज क्या पढ़ा था, या आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो देखी और वीडियो ख़त्म होती है आप भूल गए कि आपने क्या सीखा था। पर अगर आप पढ़ते वक्त उस एक पेज के नोट्स बनाते, उस पेज को 2 बार पढ़ते, या एक वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को अपने माइंड में एक बार समराइज़ करते हो, या कमेंट करके आपने जो सीखा उसे अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते, तो ये करके आप किसी भी दूसरे इंसान से ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो। इसलिए फॉर श्योर आपको वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। नंबर 2, स्पेसिंग इफेक्ट। साइंस के अकॉर्डिंग जब हम कोई नई मेमोरी क्रिएट करते हैं तो वो टाइम के साथ हमारे ब्रेन से गायब होने लगती है। इसलिए आपने लास्ट ईयर इस दिन क्या किया था आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, लेकिन आपने कल क्या किया था शायद आपको सब कुछ याद हो, क्योंकि दोनों मेमोरी क्रिएशन के टाइम में बहुत ज़्यादा गैप है। अब मेमोरी को अपने ब्रेन में स्टोर करना है और ज़रूरत के टाइम पर उस मेमोरी को याद करके काम में लाना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोगों में, मेनली स्टूडेंट्स में, ये देखा गया है कि वो मेमोरी को स्टोर करने में ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि उन्हें रिकॉल करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एवरेज स्टूडेंट को अपने टेस्ट का कुछ याद करना है तो वो कंटिन्यूसली अपने माइंड में रिप्ले करता जाएगा, बार बार पढ़ेगा, उसे लिखेगा। बट क्योंकि वो इस काम को एग्जाम से कुछ टाइम पहले कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में स्टोर हो रही है, बट एग्जाम के टाइम पर उसे ये याद आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। वहीं एक स्मार्ट स्टूडेंट बहुत टाइम पहले से ये चीज़ कर रहा होगा, बट टाइम टू टाइम वो अपने आप को चैलेंज करके खुद को टेस्ट करता रहेगा, जहाँ वो इस मेमोरी को याद करने की कोशिश करेगा। शुरू में हो सकता है कि वो भी फेल हो जाए, उसे भी याद ना आए, बट वो फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करके बार बार खुद को टेस्ट करेगा। इससे उसका ब्रेन इस बात के लिए ट्रेन हो जाएगा कि इसे कब किस इन्फॉर्मेशन को याद करके उसे यूज़ करना है। जहां आप ना सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में डाल रहे हो, बल्कि एग्जाम के टाइम पर इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कैसे करना है इसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हो। नंबर 3, कनेक्ट व्हाट यू लर्न। एलन मस्क कहते हैं कि यू कांट रिमेंबर व्हाट यू कांट कनेक्ट। इसी रीज़न की वजह से एलन मस्क इतने अलग अलग सेक्टर्स में काम कर पा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हो उसे किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो आपको कभी याद नहीं रहेगा। जैसे कि मैं बचपन में मैजिक ट्रिक्स की बुक्स पढ़ता था और मैं वो ट्रिक्स घर में कर बताता था, 2-3 ट्रिक्स को मिलाकर एक नई ट्रिक बना लेता था और उसे परफॉर्म करता था। वो ट्रिक्स मुझे आज तक याद है। ऐसे ही जब एलन मस्क अपनी किसी कंपनी में कुछ नया करते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो उस कॉन्सेप्ट को अपनी बाकी की कंपनी से कनेक्ट करके वहाँ भी एक सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। और ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जब भी आप कुछ नया पढ़ रहे हो तो खुद से ये सवाल पूछो कि अब तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है ये उससे कैसे कनेक्ट हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल आपको फिजिक्स की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत परेशानी हो रही, तो वहाँ ये देखो कि आप मैथ्स कैसे यूज कर सकते हो, या फिजिक्स का कैसे पुराना चैप्टर जो आपने पहले पढ़ा हो वो इस प्रॉब्लम से कैसे कनेक्टेड है। ऐसा करने से आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को तो याद करते ही हो, और साथ ही इन कॉन्सेप्ट्स को नई इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करने से आप अपने माइंड में नॉलेज का एक जाल बिछा लेते हो जहाँ सब कुछ आपस में किसी न किसी तरह कनेक्टेड है। इसीलिए आप कभी उसे भूल नहीं पाते, और बार बार नई इन्फॉर्मेशन के साथ यूज करते रहने से आपकी वह मेमोरी और ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जब आप मैथ्स के फॉर्मूलाज को याद करने की कोशिश करते हो तो आपको आसानी से याद नहीं होती, लेकिन जब आप उन फॉर्मूलाज को बार बार अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम्स में यूज़ करते रहते हो तो वो आपको अपने आप याद हो जाते और आपको कभी भी उन्हें याद रखने के लिए अपने ब्रेन को फोर्स नहीं करना पड़ता। और मैंने भी कोडिंग ऐसे ही सीखी थी। जो भी मैं सीखता था ये बुक ऐप के बैक एंड पे मैं उसे ट्राई करता था, और इसी वजह से ये बुक ऐप की बहुत सारी कोडिंग मैंने की और मैं सीखते गया और आज प्रोग्रामर्स मुझसे हेल्प लेते हैं। इसलिए जो भी पढ़ते हो उसे किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट करो, अपनी नॉलेज का एक जाल बिछाओ, जिसके बाद आप कभी भी कुछ नहीं भूलोगे। नंबर 4, ड्रॉ अ मैप ऑफ योर टाउन फ्रॉम मेमोरी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपको अपने घर के आसपास के सारे रास्ते क्या याद हैं? आओ इसे टेस्ट कर लेते हैं। अपनी मेमोरी के दम पर अपने शहर का एक मैप अपने दिमाग में बनाओ। आपको अपने सारे रोड्स, स्ट्रीट्स और लोकल लैंडमार्क्स को इमेजिन करना है। अपने घर के आसपास या उससे दूर तक रास्ते को इमेजिन करो, या आप पिछले हफ्ते किसी नई जगह घूमने गए हो जहाँ तक पहुँचने के लिए आपने अपने फ़ोन में गूगल मैप्स का यूज़ किया था। अब उसी रास्ते को अपने माइंड में इमेजिन करो कि आप वहाँ कैसे पहुँचे थे, रास्ते में कितने टर्न्स आए थे, कौन कौन से लैंडमार्क्स थे जो आपने नोटिस किए। इस तरह से आप अपने शहर को जितना जानते हो उसका मैप आपके माइंड में क्रिएट होने लग जाएगा, और फिर इस मेमोरी मैप को अपने एरिया के रियल मैप से कंपेयर करो और देखो कि आप कितना सही थे और कितना गलत थे। इस एक्सरसाइज को करने से आपके अटेंटिव रहने की एबिलिटी और मेमोरी पावर इंक्रीज होगी। आप जो भी काम करते हो उसके बाद अपने माइंड में उस काम को रिप्ले करते हो कि आपने वो काम कैसे किया था। यह आपके न्यूरॉन्स कनेक्शन को स्ट्रांग बनाता है और वो चीज़ आपकी मेमोरी में लंबे टाइम तक रह जाती है। नंबर 5, फ्री अप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। आपने क्या पढ़ा, कितना ज़्यादा पढ़ा, इन सब से आपका रिजल्ट नहीं आता। जब 3 घंटे के लिए एग्जाम पेपर आपके सामने होता है, उस टाइम आप एग्जाम में क्या करते हो उससे आपका रिजल्ट बनता है। और ये जो एग्जाम टिप मैं आपको बताने वाला हूँ आपके रिजल्ट को बहुत अच्छा बना देगी। जब भी टीचर आपको एग्जाम पेपर दे और ये कहे कि एग्जाम का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो पेपर को खोल के मत देखो। अपने एग्जाम के पहले 5 मिनट में सबसे पहले एक रफ कॉलम में उन सभी इन्फॉर्मेशन को डंप कर दो जो उस एग्जाम के लिए ज़रूरी है। सारे फॉर्मूलाज, कीवर्ड्स, प्रोसेसेस, मैप्स, सब कुछ एक रफ पेज पर लिख दो, क्योंकि आपने एग्जाम के कुछ घंटों पहले या कुछ दिन पहले जो कुछ भी सीखा है वो आपकी माइंड की लॉन्ग टर्म मेमोरी में अब तक नहीं गया है। वो अभी भी आपकी माइंड की शॉर्ट टर्म मेमोरी में कहीं घूम रहा है। और एग्ज़ाम देना मेंटली बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, जहां आपका दिमाग बहुत तेज़ी से कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा होता है, जिस वजह से एग्जाम के दौरान आप बहुत सारी चीज़ें भूलने लगते हो। आप नहीं चाहोगे कि एग्जाम के बीच आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आप बीच में ही अटक जाओ, क्योंकि आप वो फॉर्मूला भूल चुके हो जिसे आपने कल रात में ही याद किया था। इसलिए सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सिर्फ अपने माइंड के शॉर्ट टर्म मेमोरी पर डिपेंड रहने से एग्जाम के टाइम पर आपकी एनर्जी और टाइम दोनों बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले एक रफ पेज पर वो सब चीज़ें लिख लो जो आपने रिसेंटली पढ़ी है। नंबर 6, प्ले गेम्स दैट चैलेंज योर ब्रेन। दोस्तों, आपको पता है कि एक स्मार्ट और एक एवरेज पर्सन में क्या डिफरेंस होता है? एक स्मार्ट पर्सन बहुत ज़्यादा क्विक होता है, कुछ भी सीखने में, अपनी सीखी हुई नॉलेज को अप्लाई करने में वो बहुत तेज़ होता है। वैसे तो लोग कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, पर सिर्फ स्मार्ट लोग ही उन्हें क्रैक कर पाते हैं या अच्छे मार्क्स ला पाते हैं, क्योंकि वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सही डिसीजन लेने की एबिलिटी रखते हैं। वो बहुत क्विक होते हैं और सही भी होते हैं। इस मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए आपको भी अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा, ताकि वो भी कम से कम टाइम में सही डिसीजन ले पाए। स्मार्ट बनने के लिए आपको अपने ब्रेन से वो सारी एक्टिविटीज़ करवानी होंगी जिसमें वो एक्टिव रहे, उसे बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, जिसके लिए आप कई सारे गेम्स खेल सकते हो। वो कोई भी गेम हो सकता है जो बस आपको सोचने पर मजबूर करे। बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स, पजल्स या वीडियो गेम्स जो आपके ब्रेन को चैलेंज करते हैं, जिसमें आप चेस, सुडोकू, FPS गेम से स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने चेस प्लेयर्स की मेमोरी को नॉन चेस प्लेयर्स की मेमोरी से कंपेयर किया, जिसमें उन्होंने देखा कि जो लोग चेस खेलते थे वो ज़्यादा चीज़ें याद रख पाते थे। साथ ही एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब आप चेस खेलते हो तो आपकी दूसरों के नज़रिए से सोचने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 7, स्लीप सफिशिएंट। दोस्तों, स्मार्ट लोग क्विक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। अब नई नई इन्फॉर्मेशन को सीखना, जल्दी से जल्दी चीज़ें समझना, उन्हें अप्लाई करने के साथ साथ किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व करना भी एक कला है जो कि सिर्फ स्मार्ट लोगों में ही होती है। और क्या आप जानते हो कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो? ज़्यादा सोकर। जी हाँ, आपको बस सोना है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितनी आपको बॉडी की ज़रूरत हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा सोना है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि साइंस कह रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो रैम स्लीप में एंटर कर पाते हैं, जिसे हम गहरी नींद बोलते हैं, वो लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, कई सारे इन्फॉर्मेशन को डिलीट करता है, कुछ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है और बहुत सारी चीज़ों का सेंस बना रहा होता है। और अगर आप अपने ब्रेन को इस काम को सही से करने नहीं दोगे तो आप स्मार्टली बिहेव कैसे करोगे? इसलिए अपने माइंड को और बॉडी को सही से रेस्ट दो और आप पहले से ज़्यादा शार्प और स्मार्ट हो जाओगे। सोते हुए सपने देखते हुए बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हुई हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, आप ज़रूर देखना। नंबर 8, डू मैथ इन योर हेड। मेरी एक आदत है बचपन से, जब भी मैं रास्ते में जा रहा होता हूँ और रास्ते में मुझे जितनी भी गाड़ियाँ दिखती हैं, मैं उन गाड़ियों के नंबर प्लेट पे मेंशन 4 डिजिट्स को 2 सेपरेट नंबर्स में डिवाइड करके उन्हें प्लस कर देता हूँ या कभी माइनस कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक कार के नंबर प्लेट के लास्ट 4 डिजिट है 4623, तो मैं अपने माइंड में 46 और 23 को ऐड कर दूंगा जो होगा 69। इसी तरह से रास्ते में मुझे जितनी भी कार्स दिखती जाती है मैं उन सभी के नंबर्स ऐड करता रहता हूँ। अपने माइंड में मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके ब्रेन में कई फंक्शंस को इंप्रूव करता है। इससे रिलेटेड 2021 में एडवांसेस इन एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जहाँ ये देखा गया कि मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पार्टिसिपेंट्स के कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है।